हाय, जब भी कोई बिजनेस नॉन प्रॉफिटेबल से प्रॉफिटेबल की जर्नी स्टार्ट करता है, जिसे हम टर्न अराउंड भी कहते हैं, उस जर्नी में मैसिव वेल्थ क्रिएशन होता है। होता क्या है कि ऐसे टर्न अराउंड बिजनेस का काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स पूरा बेनिफिट नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि बिजनेस टर्न अराउंड क्यों होगा एंड कब तक होगा। वो अलग बात है कि सुज़लोन एनर्जी के केस में कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी पैसा बनाया है, क्योंकि कम स्टॉक प्राइस होने के कारण ये रिटेल इन्वेस्टर्स में काफी फेमस हो गया था। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी टर्न अराउंड बिजनेस को स्टडी करते हैं या किसी छोटी मार्केट कैप वाले बिजनेस को स्टडी करते हैं, तो हमें उस बिजनेस के बारे में एक एक डिटेल पता होनी चाहिए। क्योंकि मैं वो स्टडी आपसे शेयर कर रहा हूं जो मैंने खुद के पोर्टफोलियो के लिए कर रखी है, एंड मैं बहुत सारे रीजंस भी आपको बताने वाला हूं जिसके बेस पर मुझे लगता है कि ये बिजनेस टर्न अराउंड बिजनेस बन सकते हैं। तभी तो हम उस टर्न अराउंड का बेनिफिट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए नहीं है। तो मुझे यानी कि सुशील को मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड मैं चाहूंगा कि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो हमारे वीडियो पे कुछ ना कुछ कमेंट जरूर किया करें। उससे हमें ये पता चलता है कि ये व्यूअर्स रेगुलर व्यूअर्स हैं। क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं या कोई क्वेरी करते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि सबसे पहले रेगुलर व्यूअर्स की क्वेरीज को सॉल्व किया जाए। एंड मेरा प्लान है कि मैं रेगुलर व्यूअर्स का एक डाटाबेस भी तैयार करूं, सो दैट अगर वो कोई क्वेरी करे उन्हें प्रायोरिटी पर आंसर किया जाए, एंड वो भी बिना किसी चार्जेस के। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो भी बिजनेसेस डिस्कस किए जाएंगे, उनका फॉर्मेट इस तरह से रहने वाला है कि सबसे पहले हम इंडस्ट्री पर बात करेंगे, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में ही ग्रोथ नहीं है तो अच्छे खासे इस्टेब्लिश्ड बिजनेस भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। टर्न अराउंड को तो हम भूल ही जाएं। नेक्स्ट हम कंपनीज के बिजनेस पर बात करेंगे, उसके बाद हम टर्न अराउंड के रीजंस पर बात करेंगे, एंड यहां तक पॉसिबल हुआ हम टर्न अराउंड की टाइमलाइंस पर भी बात करेंगे। अगर किसी कंपनी के एसोसिएटेड कोई रिस्क है उस पर बात करेंगे, एंड फाइनली हमें क्या करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई सुशील वेलकम यू ऑल टू कैपिटल एंड गेन्स। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, 29 जुलाई 2019 को न्यूज आती है कि बीजी सिद्धार्था हेगड़े, जिनकी टोटल नेटवर्थ 8200 करोड़ की थी एंड जिनके पास 1200 एकर्स ऑफ लैंड थी, वो सुसाइड कर लेते हैं, और उसका रीजन होता है हायर डेट। एंड ये फेमस बिजनेसमैन कोई और नहीं बल्कि कैफे कॉफी डे के फाउंडर होते हैं। उस टाइम बिजनेस की क्या कंडीशन होती है कि कंपनी के ऊपर अप्रोक्सीमेट 7200 करोड़ का डेट होता है, एंड रिजर्व्स उसके कंपैरिजन में हाफ से भी कम होते हैं। कंपनी के डेट के सामने कंपनी के नेट प्रॉफिट्स को देखना ही बेकार है। इनफैक्ट उस टाइम पर कंपनी की जो रेवेन्यू थी वो भी टोटल डेट के कंपैरिजन में 50% के अराउंड ही थी, एंड ये सारा का सारा डेट कैफे बिजनेस के कारण ही नहीं था। इनफैक्ट बीजी सिद्धार्थ ने और भी कई सारे सेगमेंट में फोरे कर लिया था, जैसे कि रियल एस्टेट एंड फर्नीचर। सिद्धार्था हेगड़े के जाने के बाद उनकी वाइफ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि कंपनी को खत्म होने देना है या उनके हस्बैंड की बिलव्ड कंपनी एंड उसकी लेगेसी को बचाना है। दिसंबर 2020 में वो सीईओ के रोल को टेक ओवर करती है, एंड माउंटेन जैसे डेट बर्डन को कम करने के लिए काम करना स्टार्ट करती हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए वो सबसे पहले अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को इमोशनल लेटर लिखती हैं। यहाँ पर वो एम्प्लॉयज को यूनाइट होने के लिए अपील करती हैं, सो दैट मैसिव डेट बर्डन को कम किया जा सके। एंड विद इन 1 ईयर वो डेट को 7200 करोड़ से 3100 करोड़ तक ले आती है। एंड ऑफ कोर्स वो उसके लिए काफी बोल्ड एंड एग्रेसिव स्टेप्स भी लेती हैं, जिसमें सबसे पहले तो वो 70% से ज्यादा ऐसे स्टोर्स को क्लोज कर देती हैं। यहां से कोई खास बिजनेस आ नहीं रहा होता है। डेट के ऊपर दिए जा रहे इंटरेस्ट को कम करने के लिए वो एक एक लेंडर को पर्सनली मिलती भी हैं। इसके साथ वो सीसीडी की प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन सेल भी करती है कुछ बड़ी कंपनीज को, जैसे कि माइंड ट्री, श्रीराम, बेटू वेल्थ एंड एक बड़े टेक पार्क को वो ब्लैक रॉक को सेल भी करती हैं। एंड इन सबका रिजल्ट ये होता है कि सितंबर 2023 में कंपनी के ऊपर जो नेट डेट था वो कम होकर 1610 करोड़ रह गया था। एंड इस डेट के ऊपर कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं वो 2879 करोड़ के हैं, एंड कंपनी के पास जो कैश इक्विवेलेंट्स है वो 256 करोड़ के हैं। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो बोरोइंग उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लास्ट क्वार्टर में डेट की बात करें, यानी कि दिसंबर 23 में, तो लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर कितना डेट है वो आप यहां पर देख सकते हैं, 1337 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में और भी कम हो चुका है। तो डेट की प्रॉब्लम यहां पर हमें खत्म होती हुई दिख रही है। लेकिन आगे क्या? तो फ्रेंड्स, ये कंपनी कॉफी कैफे के बिजनेस में है। अगर हम इंडियन कॉफी कैफे मार्केट की ग्रोथ फोरकास्ट की बात करें तो ये 13.21% के सीएजीआर से ग्रो कर सकती है बिटवीन 2025 टू 2029, जो कि ठीक ठाक ग्रोथ है। लेकिन अगर आप एक ट्रेंड नोटिस करें तो क्यूएसआर्स ने कैफे के मेन्यू को ऐड कर रखा है, एंड कैफेज ने क्यूएसआर के मेन्यू को भी ऐड कर रखा है। इसलिए इस तरह के बिजनेसेस को एक ही तरह की कैटेगरी में रख के देखा जा रहा है। इनफैक्ट सीसीडी के मेन्यू में भी हमें क्यूएसआर का एक बड़ा मेन्यू देखने को मिलता है, एंड यही कारण है कि अगर आप सीसीडी के पीयर्स में जाएं तो इनका कंपैरिजन हमें क्विक सर्विस रेस्टोरेंट से होता हुआ दिखेगा। तो अगर हम इंडिया के क्यूएसआर मार्केट की ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 171.9 बिलियन रुपीस की थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 27 में 431.27 बिलियन रुपीस की हो सकती है, एंड ये 1.5 टाइम्स की ग्रोथ है इंडस्ट्री में ही।
तो ओवरऑल हमें 20% के ज्यादा की ही ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो कि जबरदस्त ग्रोथ है। तो पहला रीजन यही है कि इंडस्ट्री में ग्रोथ है, इसलिए कंपनी को टर्न अराउंड होने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, सुजलॉन एनर्जी जो टर्न अराउंड हो पाया है उसका कारण भी यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ने पेस पकड़ी है। एंड दूसरा रीजन ये है कि सीसीडी की ब्रांड एक्सेप्टेंस अच्छी है, एंड जिन बिजनेसेस की ब्रांड एक्सेप्टेंस अच्छी होती है वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। उसका नेक्स्ट रीजन हमें कंपनी की कैश फ्लो में देखने को मिलेगा। यहाँ पर कंपनी हमेशा ही ऑपरेशन से अच्छे कैश जनरेट कर रही है, एंड फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने 226 करोड़ के नेट कैश फ्लो जनरेट किए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएं तो 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में नेट लॉसेस शो करने के बाद ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी बुक्स में भी प्रॉफिटेबल हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक चीज हमें और भी नोटिस करनी चाहिए, एंड वो है इंटरेस्ट पेमेंट। एंड मार्च 2020 में कंपनी ने 519 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट किया था, एंड आज वो कम होकर 66 करोड़ रह गए हैं। फ्रेंड्स, 2 रीजन और ऐसे हैं जिसके चलते हमें कंपनी में वैल्यू दिख रही है। उसमें पहला रीजन है कंपनी की बुक वैल्यू, जो कि 146 रुपीज की है, जबकि कंपनी का स्टॉक प्राइस 62.1 है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कंपनी अगर अपने एसेट्स को बेचकर अपनी लायबिलिटीज को पे कर दे, उसके बाद भी पर शेयर के हिसाब से 140 रुपीज के एसेट्स बचते हैं, एंड ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड जो दूसरा रीजन है जिसके चलते हमें वैल्यू दिख रही है वो ये कि जो इंडस्ट्री का पी है वो 138.14 है, जबकि इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 9.86 है। तो इन माय ओपिनियन आज वो सारा सेटअप बन चुका है जो किसी कंपनी को टर्न अराउंड करता है। तो फ्रेंड्स, रिस्क की बात करें तो रिस्क यही है कि इतने रिजर्व्स होने के बावजूद भी कंपनी बीच बीच में लोन का डिफॉल्ट कर रही है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये इनकी कोई स्ट्रेटेजी हो सो दैट नेगोशिएट करके इंटरेस्ट रेट्स को कम कराया जाए एंड रिजर्व्स को एक्सपेंशन पर लगाया जाए। बट ये मेरा थॉट प्रोसेस है, एक्चुअल में मैनेजमेंट क्या सोच रही है ये तो मैनेजमेंट को ही पता होगा। तो एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये बिजनेस उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो बड़े रिवार्ड्स पाने के लिए रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। तो सेकंड बिजनेस हमने होटल इंडस्ट्री से शॉर्टलिस्ट किया है। फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि कई सालों के बाद एवरेज रेवेन्यू पर रूम बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ब्रांडेड कैटेगरी में नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए क्या ट्रेंड रहने वाला है वो आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर जो डिमांड है वो 8 to 10% के CAGR से बढ़ेगी, एंड जो सप्लाई है वो सिर्फ 5 to 6% ही है। एंड आप सब जानते ही हैं जब डिमांड ज्यादा होती है एंड सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं। इट मींस होटल्स का एवरेज रेवेन्यू पर रूम बढ़ने वाला है आने वाले समय में। तो एवरेज रेवेन्यू पर रूम के बढ़ते हुए ट्रेंड को आप यहां पर देख भी सकते हैं। किसी भी कंपनी के लिए होटल को इमीडिएटली कंस्ट्रक्ट करना ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए काफी सारे होटल कंपनीज बहुत बार एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज के साथ कुछ नए रूम्स ऐड करना प्रेफर करते हैं। और कौन से रीजंस हैं जिसके चलते ये इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो कर सकती है? उसमें सबसे पहला यही है कि इंडिया एक वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दूसरा रीजन है राइज ऑफ एफ्लुएंट इंडिया, जो कि प्रीमियमाइजेशन को पसंद करते हैं। थर्ड रीजन है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट रीजन है बढ़ती हुई कॉर्पोरेट एक्टिविटीज, क्योंकि इंडिया में इस टाइम पर कॉर्पोरेट टूरिज्म भी काफी ज्यादा हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन है कि कंट्री द्वारा अपने टूरिज्म को प्रमोट करना। तो फ्रेंड्स, टूरिज्म में हो रही ग्रोथ को आप यहां पर देख सकते हैं। आज कंट्री का जो टूरिज्म है वो प्री कोविड लेवल को अचीव कर चुका है। इस बढ़ती हुई डिमांड को मीट करने के लिए इंडियन एयरलाइंस ने मोर देन 1000 एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स किए हैं। तो इंडस्ट्री में अगर हम ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल 25 में ये इंडस्ट्री 11 to 13% के CAGR से ग्रो कर सकती है, एंड ओवर द नेक्स्ट 4 इयर्स ये इंडस्ट्री 10% के ज्यादा के CAGR से ग्रो कर सकती है। तो इंडस्ट्री को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इंडस्ट्री में तो टेल विंड्स ही हैं, एंड इसके रीजंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी लिए हैं। तो जिस कंपनी हमने शॉर्टलिस्ट किया है उनके पास 31 लग्जरी होटल्स का पोर्टफोलियो है। आने वाले 4 से 5 सालों में जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो प्रीमियम सेगमेंट में रहने वाली है, एंड इनके पास हयात, शेराटन, कंट्रीयार्ड, 4 पॉइंट्स एंड फेयरफील्ड जैसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। कंपनी का नाम सैमी होटल्स है, एंड ये लास्ट के कई सालों से 300 से 400 करोड़ के लॉसेस बना रहे हैं। लेकिन ये कंपनी टर्न अराउंड क्यों हो सकती है उसके रीजंस को देख लेते हैं। तो कंपनी की मैनेजमेंट ने बताया है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेवल पर ये ऑलरेडी ब्रेक इवन पर आ चुके हैं, एंड ये कॉन्फिडेंट है कि नियर फ्यूचर में ये पॉजिटिव हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट जो कह रही है ऐसा एक्चुअल में हो सकता है कि नहीं, इसके लिए हम कुछ डाटा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने जो IPO लाया था उसका मेन रीजन ही यही था कि वो अपने डेट को कम कर सके, क्योंकि मार्च 23 वाले क्वार्टर में कंपनी ने 375 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट किया था, जबकि दिसंबर 23 वाले क्वार्टर में कंपनी ने 200 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट किया है, एंड जो नेट डेट है वो 2833 करोड़ से कम होकर 1842 करोड़ रह गया है। तो उसके बाद अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने अगर 71 करोड़ के एक्सेप्शनल लॉसेस शो नहीं किए होते तो कंपनी के नेट लॉसेस सिर्फ -3 करोड़ के होते। उसके बाद अगर आप ध्यान से
देखें हर क्वार्टर में अदर इनकम से कुछ ना कुछ रेवेन्यू आई है। तो इस क्वार्टर में भी अगर 5-7 करोड़ की पॉजिटिव रेवेन्यू आई होती तो लास्ट क्वार्टर में ही ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी होती। तो फ्रेंड्स देयर आर फेयर चांसेस कि इस क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आए तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी हो। उसके बाद इस कंपनी की कंडीशन बिल्कुल भी खराब नहीं है, क्योंकि अगर आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो लगातार पॉजिटिव कैश जनरेशन हो रही है एंड फाइनेंशियल 23 में 217 करोड़ के कैश जनरेट हुए हैं। एंड फ्रेंड्स ये पैसा कहां से आता है? जो कंपनीज डेप्रिसिएशन दिखाती हैं ये वो पैसा होता है, क्योंकि ये पैसा किसी को पे नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स कंपनी के प्रॉफिटेबल होने का एक जो बड़ा हिंट है वो कंपनी की शेयर होल्डिंग से भी मिलता है। यहां अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखें वो सिर्फ 14.16% की है, जिसमें से 1.72% किसी एस इन्वेस्टर्स के पास है। तो फ्रेंड्स अगर ये कंपनी नियर टर्म में प्रॉफिटेबल होने वाली नहीं होती तो ऐसा बिल्कुल हो सकता था कि पब्लिक के पास इस टाइम 60, 70 या 80% तक की होल्डिंग भी होती। तो फ्रेंड्स अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है तो आने वाले समय में कंपनी ग्रो क्यों करेगी एंड कितना करेगी? तो इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि इंसेप्शन से ये कंपनी हर साल अप्रोक्सीमेटली 369 रूम्स ऐड कर रही है एंड ये जबरदस्त ग्रोथ है। उसके बाद प्रेजेंटली कंपनी के 2 होटल्स अंडर डेवलपमेंट भी हैं, जिसमें से एक तो कोलकाता में है जिसमें 111 रूम्स रहेंगे एंड इसकी ओपनिंग Q2 फाइनेंशियल 25 में हो सकती है एंड सेकंड होटल मुंबई में है। उसके बाद इमर्ज हुई डिमांड को मीट करने के लिए कंपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज के साथ कुछ नए रूम्स भी ऐड कर रही है। कंपनी ने अगस्त 23 में ही ACIC के 6 असेट्स का एक्विजिशन किया है एंड ये असेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं, जिससे कंपनी को इनऑर्गेनिकली ग्रो करने में हेल्प मिल सकती है। फ्रेंड्स कंपनी अगर प्रॉफिटेबल होती तो प्राइस टू अर्निंग से हम इसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते थे। तो प्रेजेंट सिनेरियो में हम इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं कि इसका कंपैरिजन लेमन ट्री होटल के साथ कर लेते हैं। तो लेमन ट्री होटल ने जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू बनाई है वो बनाई है 875 करोड़ एंड सामी होटल्स ने जो रेवेन्यू बनाई है वो बनाई है 739 करोड़। तो मीन सामी होटल की जो रेवेन्यू है वो 10% के अराउंड ही कम है। लेकिन वही अगर हम दोनों कंपनीज की मार्केट कैप देखें तो हमें यहां देखने को मिलेगा कि लेमन ट्री होटल्स की मार्केट कैप 11,000 करोड़ के अप्रॉक्स है, जबकि सैमी होटल की जो मार्केट कैप है वो 4,359 करोड़ है। तो सैमी होटल की रेवेन्यू सिर्फ 10% ही कम है, जबकि मार्केट कैप 2.5 टाइम्स तक कम है। ऑफकोर्स लेमन ट्री होटल के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी थोड़े ज्यादा चल रहे हैं अगर इसे हम सैमी होटल के प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपेयर करें, लेकिन सैमी होटल के प्रॉफिट मार्जिन भी कोई खराब नहीं है। तो रेवेन्यू कंपैरिजन से हमें यह पता चलता है कि सैमी होटल्स काफी अंडरवैल्यूड है। फ्रेंड्स वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है डू हिट द लाइक बटन। अगर 1000 लाइक्स आते हैं तो हम इस तरह के कुछ और बिजनेसेस को भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि सैमी होटल्स में हमें रिस्क काफी कम दिख रहा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट कंपनी ऑफ द वीडियो। वैल्यूएशन भी पीयर्स के कंपैरिजन में कम है, इसलिए अगर आप चाहें इसे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।